नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको एक अपैरल रिटेल स्टोर में लॉजिक बिजनेस अल्टीमेट सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का डेमो देगा। सबसे पहले हम सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। सप्लायर का नाम दर्ज करें और अकाउंट टाइप को सप्लायर के रूप में डिफाइन करें। पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल और पता दर्ज करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। जीएसटी डिटेल और सेल नेचर को भी डिफाइन करें। आप अदर डिटेल्स में बैंक डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। आप सेल्समैन, एजेंट या ब्रोकर भी बना सकते हैं। बस एक नाम और शॉर्ट नाम टाइप करें। आप सेटअप कंपनी ऑप्शन की मदद से आइटम्स की कंपनियां बना सकते हैं। स्क्रीन के अंत तक स्क्रॉल करें और नई कंपनी का नाम और शॉर्ट नाम लिखें। ठीक इसी तरह से आप अलग-अलग गोदाम भी सेटअप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए अब आइटम्स के ग्रुपिंग को देखें। सेटअप आइटम ग्रुप ऑप्शन की मदद से आप आइटम को अलग-अलग ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। अपैरल आइटम्स के अलग-अलग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और उनमें आइटम एलोकेट किए जा सकते हैं। इसी तरह आप और भी क्राइटेरिया जैसे जेंडर, सीजन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस तरह की 30 ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। आइए देखें कि आइटम कैसे सेटअप किए जाते हैं। आइटम का नाम टाइप करें और वह ग्रुप चुनें जिससे वह संबंधित है। आइटम इमेज भी डाली जा सकती है, जो बिलिंग के दौरान डिस्प्ले होगी। आइटम को बाकी के ग्रुप में भी एलोकेट करें और बाकी के आवश्यक डिटेल्स भी भरें। आप सिंगल आइटम के लिए मल्टीपल कंपनियां चुन सकते हैं। साथ ही जितने आवश्यक हो उतने पैक साइज पर टिक करें।
इसी तरह आइटम के लिए मल्टीपल शेड्स चुनें। आइटम को शेड और साइज के अनुसार देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक करें। फिर इसे सेव करें। अब हम एक परचेस वाउचर दर्ज करते हैं। सबसे पहले हम परचेस बिल दर्ज करने के मैनुअल तरीके को देखेंगे। सप्लायर का नाम और बाकी डिटेल जैसे बिल नंबर और बिल की तारीख दर्ज करें। अब आइटम का नाम दर्ज करें। उस आइटम के सभी साइज एक लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। कोई एक चुनें। सर्च लिस्ट से लॉट चुनें या एक नया लॉट बनाएं और बाकी आवश्यक डिटेल जैसे क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट दर्ज करें। उसी आइटम के अगले पैक साइज वही डिटेल के साथ ऑटोमेटिकली दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बस एंटर की प्रेस करना है। अगर जरूरी हो तो आप डिटेल बदल भी सकते हैं। इससे बिल बनाने का प्रोसेस तेज हो जाता है। आइटम के सभी साइज जल्दी से दर्ज हो गए हैं। इस ऑप्शन को परचेस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिसेबल भी किया जा सकता है। बस कैरी फॉरवर्ड पैक साइज के ऑप्शन को अनटिक करें और सेव करें। व्यू टोटल्स पर क्लिक करें, जहां आप ग्रोस अमाउंट, रुपए में डिस्काउंट, टैक्स की राशि और नेट अमाउंट देखेंगे। बिल की अकाउंट एंट्री देखने के लिए F2 दबाएं। आइए एक और आइटम एंटर करें जिसका रेट 1000 रुपये से कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आइटम पर 5% टैक्स लागू किया गया है और रेट 1000 रुपये से अधिक होने पर 12% लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर इस स्लैब को बदला भी जा सकता है। अंत में गोदाम चयन का मैसेज दिखाई देता है। वह गोदाम चुनें जिसमें आप दर्ज की गई आइटम्स का स्टॉक सेव करना चाहते हैं। परचेस वाउचर को एक्सेल शीट के द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है। अपने सिस्टम से एक्सेल शीट ब्राउज करें और रिफ्रेश पर क्लिक करें। एक्सेल शीट के सभी आइटम यहां दिखाई देंगे। अगर कोई इनवैलिड आइटम हो तो वे यहां दिखाई देंगे। क्योंकि कोई इनवैलिड आइटम नहीं है, इसलिए हम इस वाउचर को सेव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सप्लायर का नाम और गोदाम का नाम दर्ज करें और सेव बिल पर क्लिक करें।
परचेस वाउचर सेव हो गया है। आइए इसे परचेस वाउचर विंडो में चेक करें। मॉडिफाई पर क्लिक करें और परचेस बिल सर्च करें। परचेस वाउचर दर्ज हो गया है। परचेस रिटर्न दर्ज करने की प्रक्रिया काफी हद तक परचेस वाउचर दर्ज करने के समान है। बस सप्लायर का नाम और अन्य डिटेल दर्ज करें। आइटम डालें और लॉट नंबर चुनें। रेट्स अपने आप दर्ज हो जाएंगे। स्टॉक ट्रांसफर गोडाउन वाइज ऑप्शन आपको स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने में मदद करता है। गोडाउन फ्रॉम और गोडाउन टू चुनें। आइटम दर्ज करने के कई तरीके हैं। आप सभी आइटम को केवल एक क्लिक से ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर ऑल स्टॉक पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि किसी एक्सेल फाइल से आइटम को रिट्रीव किया जाए। अपने सिस्टम से फाइल ब्राउज करें और इसे सेव करें, जैसे हमने परचेस वाउचर इंपोर्ट करते समय किया था। इनके अलावा आप आइटम डिटेल में आइटम को मैन्युअली भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ कैरी फॉरवर्ड पैक साइज का ऑप्शन भी उपलब्ध है। बस कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन पर टिक करें और इसे सेव करें। आइए अब लॉजिक ईआरपी में लागू होने वाली स्कीम्स को देखें और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया भी समझें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई प्रकार की स्कीम्स सेटअप की जा सकती हैं, जैसे फ्री गिफ्ट और परसेंट या अमाउंट के रूप में डिस्काउंट। आइए इनमें से किसी एक को लागू करने की प्रक्रिया को देखें। स्कीम का नाम टाइप करें और टाइम पीरियड लिखें जिसके अंदर स्कीम एक्टिव होगी और सेव पर क्लिक करें। ग्रुप टैब पर जाएं और स्कीम चुनें। ग्रुप का नाम टाइप करें और ग्रुप टाइप चुनें जिस पर स्कीम लागू की जाएगी। हम कंपनी वाइज या ब्रांड वाइज स्कीम लागू करेंगे। यहाँ उस कंपनी का चयन करें जिस पर स्कीम लागू की जानी है। अब हम स्कीम के स्लैब डिटेल सेटअप करेंगे। मिनिमम क्वांटिटी मेंशन करें जिसके बाद स्कीम लागू होगी और स्कीम के बेसिस को क्वांटिटी या वैल्यू के रूप में चुनें। अब फ्री आइटम के डिटेल मेंशन करें।
स्कीम बन गई है। अब इसका इफेक्ट सेल बिल पर देखते हैं। आइटम दर्ज करने के लिए आइटम कोड कॉलम में बारकोड को स्कैन करें। मान लीजिए कि एक ग्राहक ने एरो कंपनी की 2 जीन्स खरीदी। बिल की अमाउंट 4,198 रुपये हो जाती है। लेकिन जब हम बिल को सेव या प्रिंट करेंगे तो एक स्क्रीन दिखाई देगी। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद डिस्काउंट लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कम वैल्यू की आइटम को फ्री आइटम के रूप में जारी किया गया है। बिल की नेट अमाउंट 2,199 रुपये हो गई है। लॉजिक ईआरपी में गिफ्ट वाउचर सेटअप करने का ऑप्शन भी है। बस गिफ्ट वाउचर को एक प्रीफिक्स दें और रेंज दर्ज करें। गिफ्ट वाउचर की अमाउंट दर्ज करें। आप चाहे तो एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक करें। 500 रुपये के 15 गिफ्ट वाउचर बन गए हैं। अब हम बिलिंग करते समय इसका उपयोग देखेंगे। मान लीजिए किसी ग्राहक ने गिफ्ट वाउचर प्रस्तुत किया है। इसे पेमेंट विंडो में एडजस्ट किया जाएगा। गिफ्ट वाउचर पर क्लिक करें और एक को चुनें। 500 रुपये पेमेंट में एडजस्ट किए गए हैं। बाकी की बिल राशि की पेमेंट ग्राहक द्वारा नकद या किसी और तरीके से की जा सकती है। आइए देखें कि रिपोर्ट्स में गिफ्ट वाउचर द्वारा की गई पेमेंट को कैसे देखा जा सकता है। अकाउंट वाइज डेली सेल रिपोर्ट पेमेंट मोड के साथ रोज की सेल अमाउंट डिस्प्ले करती है। इधर गिफ्ट वाउचर में 500 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह डिस्काउंट कूपन का ऑप्शन भी उपलब्ध है। कूपन परसेंट और अमाउंट दोनों के रूप में हो सकते हैं। गिफ्ट वाउचर की तरह ही एक प्रीफिक्स और रेंज दें। फिर डिस्काउंट परसेंट या स्कीम रुपीस दर्ज करें। आप एक मिनिमम अमाउंट भी दर्ज कर सकते हैं जिसके बाद डिस्काउंट कूपन लागू होगा। डेट रेंज ऑप्शन भी उपलब्ध है। 20 डिस्काउंट कूपन बन गए हैं। अब हम बिलिंग करते समय इसका उपयोग देखेंगे। मान लीजिए किसी ग्राहक ने डिस्काउंट कूपन प्रस्तुत किया है। डिस्काउंट कूपन ऑप्शन रिटेल कस्टमर सेटअप विंडो में उपलब्ध है। डिस्काउंट कूपन पर क्लिक करें और एक को चुनें।
बिल पर 15% डिस्काउंट लागू किया गया है। आप लॉजिक ईआरपी में रिटेल कस्टमर के लिए लॉयल्टी पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। डिफाइन करें कि कितने रुपए एक लॉयल्टी पॉइंट के बराबर होंगे और रिडेम्पशन के लिए कस्टमर के पास कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए। इस केस में ग्राहक के पास रिडीम करने के लिए कम से कम 50 पॉइंट होने चाहिए। आप एक पॉइंट की वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसके वर्किंग को सेल बिल में देखें। इससे पहले कृपया ध्यान दें कि आप बिलिंग करते समय सेल्समैन भी चुन सकते हैं, जिसे आपने सेटअप एजेंट ब्रोकर विंडो में बनाया था। आइटम भरने के बाद रिटेल कस्टमर का मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करें और इसे सेव करें। बिल भी सेव कर लें। अब हम उसी ग्राहक का दूसरा सेल बिल बनाएंगे। आइटम भरने के बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें, बाकी डिटेल्स अपने आप दिखाई देंगे। ग्राहक के टोटल लॉयल्टी पॉइंट यहाँ देखे जा सकते हैं। सेल बिल सेव करते समय एक मैसेज आएगा। अपनी पसंद के अनुसार येस या नो पर क्लिक करें। यदि आप येस पर क्लिक करते हैं, तो एक और विंडो खुलेगी जहां आप दर्ज कर सकते हैं कि ग्राहक कितने पॉइंट रिडीम करना चाहता है। यहाँ हमने 70 पॉइंट रिडीम किए हैं, तो बिल की नेट अमाउंट 2199 से घटकर 2129 रुपये हो गई है। प्रिंट पर क्लिक करने से बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रिंटिंग को कस्टमाइज करवा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्राहक एक आइटम एक्सचेंज करने आता है। आप सेल बिल में ही सेल रिटर्न दर्ज कर सकते हैं। नया आइटम दर्ज करें और पुराने आइटम को एक्सचेंज करने के लिए एंटर रिटर्न पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉट नंबर चुनते हैं, उस आइटम के सेल बिल दिखाने वाली एक विंडो खुलेगी। वह सेल बिल चुनें जिसके खिलाफ आइटम वापस किया जा रहा है। कितनी आसानी से हमने सेल रिटर्न दर्ज कर ली है। एक और केस यह हो सकता है कि कोई ग्राहक एक आइटम एक्सचेंज करने आया हो, लेकिन नया आइटम फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इस केस में रिटर्न की गई आइटम के समान वैल्यू का क्रेडिट नोट ग्राहक को जारी किया जाता है, जिसे बाद में रिट्रीव किया जा सकता है। इस प्रकार का क्रेडिट नोट सेल चालान रिटर्न में बनाया जाता है। अब हम इस सेल चालान को सेल बिल में रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने की प्रक्रिया आसान है। कस्टमर का डिटेल दर्ज करें और रिट्रीव चालान पर क्लिक करें।
ग्राहक के पेंडिंग चालान दिखाई देंगे। वह चालान चुनें जिसे आप रिट्रीव करना चाहते हैं और नया आइटम दर्ज करें। कस्टमर को केवल दोनों आइटम्स के बीच का बैलेंस पे करना होगा। अब मान लीजिए कि आपको अपने सप्लायर को चेक के माध्यम से पेमेंट करना है। इसे बैंक पेमेंट्स में दर्ज किया जाएगा। लिस्ट से बैंक खाता चुनें। आप सभी अकाउंट वाउचर में नरेशन को प्रीडिफाइन कर सकते हैं। आवश्यक डिटेल दर्ज करें। पेमेंट या रसीद डालते समय पेंडिंग बिल डिस्प्ले होते हैं। उन बिलों पर क्लिक करें जिनके लिए पेमेंट को एडजस्ट किया जाना है। लॉजिक ईआरपी से बारकोड को भी प्रिंट किया जा सकता है। परचेस वाइज बारकोड से आप परचेस बिल चुन सकते हैं। चुने हुए परचेस बिल में आइटम्स के लिए बारकोड जनरेट किया जा सकता है। आप प्रति आइटम जितने लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ दर्ज करें। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बारकोड डिजाइन करवा सकते हैं। लॉजिक ईआरपी के पास स्टॉक की ऑडिटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक ऑप्शन आपको ऐसा करने में मदद करता है। वह गोदाम चुनें जिसके स्टॉक का ऑडिट किया जाना है। आप कंपनी वाइज और ग्रुप वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं। सभी फिल्टर लगाने के बाद रिफ्रेश स्टॉक पर क्लिक करें। यह सॉफ्टवेयर में एक्चुअल स्टॉक है। अब यहाँ फिजिकल स्टॉक के बारकोड को स्कैन करें। जैसे जैसे आप स्कैन करते रहते हैं, फिजिकल स्टॉक कॉलम में मात्रा बढ़ती जाती है। दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस डिफरेंस कॉलम में दिखाई देगा। सभी स्टॉक को स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। आप स्टॉक रिपोर्ट में ऑडिट डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। वह डॉक्यूमेंट चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं और क्रिएट पर क्लिक करें। एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक के बीच डिफरेंस को ठीक करने से पहले हम वेयरहाउस में क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा देखेंगे।
सॉफ्टवेयर के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक के 221 यूनिट्स हैं। एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक के बीच डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम ऑडिट डॉक्यूमेंट के खिलाफ स्टॉक इशू या रिसीव करेंगे। सॉफ्टवेयर में एक्सेस स्टॉक इशू किया गया है और किसी भी शॉर्टेज को रिसीव किया गया है सिर्फ एक क्लिक से। आइए अब फिर से वेयरहाउस में क्लोजिंग स्टॉक देखें। फिर से रिपोर्ट बनाने के लिए F2 दबाएं। इशू और रिसीप्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा 15 हो गई है। सभी रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद आइए देखें कि आप लॉजिक ईआरपी में रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, जो एक बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। हर रिपोर्ट में दाईं ओर फिल्टर दिए गए हैं। वह अकाउंट चुनें जिसका आप लेजर बनाना चाहते हैं। एंट्री वाइज लेजर बन गया है। ड्यूज एजेंट एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग करंट ड्यूज की जांच के लिए किया जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से बिल ओवरड्यू हैं और कितने दिनों से हैं। आइए एक नज़र कुछ सेल रिपोर्ट्स पर भी डालते हैं। सेल रजिस्टर समरी रिपोर्ट सेल बिलों को एक संक्षिप्त रूप में डिस्प्ले करती है। इसी तरह सेल एंड सेल रिटर्न रजिस्टर डिटेल्ड सेल बिलों को आइटम नाम, लॉट नंबर, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के डिटेल के साथ सेल बिलों को विस्तार में डिस्प्ले करता है। लाल रंग में दिखाए गए आइटम सेल रिटर्न के आइटम है। अकाउंट वाइज डेली सेल रिपोर्ट सेल बिलों को उनके पेमेंट मोड के अनुसार डिस्प्ले करती है। इनके अलावा आप अलग-अलग आइटम ग्रुप जैसे कैटेगरी, जेंडर, सीजन आदि के अनुसार सेल देख सकते हैं। यह रिपोर्ट अपैरल आइटम के अलग-अलग कैटेगरी की सेल को दर्शाती है। यहाँ बहुत से सेल्समैन रिपोर्ट भी है। यह रिपोर्ट सेल्समैन के साथ-साथ पार्टी वाइज सेल को कंसोलिडेटेड तरीके से डिस्प्ले करती है। आप दिन के हिसाब से, आइटम के हिसाब से या महीने के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी की भी जांच कर सकते हैं। लॉस को नेगेटिव साइन के साथ लाल रंग में दिखाया गया है।
यह रिपोर्ट पूरे साल के अलग अलग महीनों में आपके द्वारा अर्न किया गया प्रॉफिट या लॉस डिस्प्ले करेगी। सेल रजिस्टर साइज वाइज रिपोर्ट का उपयोग अलग अलग साइज के अपैरल आइटम्स की सेल की जांच के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर आप जांच सकते हैं कि किस साइज की आइटम की सबसे अधिक डिमांड है और कौन सी सबसे कम। उदाहरण के लिए 28 साइज की सबसे ज्यादा सेल हुई है। परचेस रजिस्टर समरी रिपोर्ट परचेस बिलों को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। किसी वाउचर को जूम डाउन करने के लिए उस बिल नंबर पर डबल क्लिक करें। आप वाउचर में मॉडिफिकेशन करके इसे सेव कर सकते हैं। आइटम नाम, लॉट नंबर, डिस्काउंट डिटेल आदि के साथ डिटेल्ड तरीके से परचेस वाउचर देखने के लिए परचेस रजिस्टर डिटेल्ड पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्ट कॉपी करने के लिए एक्सेल बटन पर क्लिक करें। यह बटन हर रिपोर्ट में पाया जा सकता है। रिटेल कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल रिपोर्ट उपलब्ध हैं। कस्टमर पॉइंट लेजर रिपोर्ट कस्टमर द्वारा अर्न किए गए और रिडीम किए गए पॉइंट को उनके मूल्य और बैलेंस पॉइंट के साथ डिस्प्ले करती है। रिटेल कस्टमर वाइज सेल एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग अलग-अलग रिटेल कस्टमर्स के अनुसार उनके मोबाइल नंबर, पते और अन्य डिटेल्स के साथ विस्तार में सेल देखने के लिए किया जाता है। स्टॉक क्वेरी साइज वाइज रिपोर्ट अलग-अलग साइज के साथ हर एक आइटम के करंट स्टॉक प्लस स्टाइल को डिस्प्ले करती है। ग्रुप वाइज स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट का उपयोग हर एक कैटेगरी के ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल, इशू, रसीद, रिटर्न और स्टॉक को देखने के लिए किया जाता है। स्टॉक क्वेरी टैब में कई स्टॉक रिपोर्ट हैं।
क्लोजिंग स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट का उपयोग हर एक आइटम के नाम के अनुसार स्टॉक की जांच करने के लिए किया जाता है। आप आइटम के नाम पर उसके स्टॉक लेजर को जूम डाउन करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस का उपयोग वह टाइम पीरियड देखने के लिए किया जाता है जिसके अंदर आइटम बेचे जाते हैं। 0 से 15 दिनों के अंदर अंदर बिकने वाली आइटम्स फास्ट मूविंग आइटम्स है। इसी तरह आप स्लो मूविंग आइटम्स की भी जांच कर सकते हैं। स्टॉक एजेंट एनालिसिस का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्टॉक कितना पुराना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह स्टॉक 61 से 90 दिनों से पड़ा हुआ है। ज्यादातर स्टॉक 120 दिनों से अधिक पुराना है। हाल ही में खरीदा गया स्टॉक 0 से 15 दिनों के कॉलम में दिख रहा है। इस आधार पर आप पुराने स्टॉक को डिस्काउंट पर बेचने का फैसला कर सकते हैं। आप लॉजिक ईआरपी से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। डेट एंटर करें और जनरेट पर क्लिक करें। जीएसटी रिटर्न को या तो ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन फाइल बना के जमा किया जा सकता है। बस उस जीएसटीआर को चुनें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं और जनरेट पर क्लिक करें। लॉजिक ईआरपी में जीएसटीआर2 को रिकॉन्साइल भी किया जा सकता है। आपको बस अपने सिस्टम से फाइल को ब्राउज करना है। जीएसटीआर2 डेटा ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह जीएसटीआर3 को ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन तैयार करके जमा किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य जीएसटीआर फॉर्म भी उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।